हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, जो कि फेल हो चुकी है। अब आ चुकी है मैक्स प्लैंक की कौन सी थ्योरी? क्वांटम थ्योरी। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैसे फेल हुई, ठीक। और इस थ्योरी के बाद कौन सी थ्योरी आती है? क्वांटम थ्योरी। तो ये क्वांटम थ्योरी क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करना है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दी थी? जेम्स मैक्सवेल साहब ने दी थी। जेम्स मैक्सवेल साहब ने दी थी, इसको याद रखेंगे। जेम्स मैक्सवेल साहब ने 3 बार रिपीट कर दिया। क्वांटम थ्योरी किसने दी है? मैक्स प्लैंक साहब ने दी है। मैक्स प्लैंक साहब ने दी है। मेनली ये थ्योरी आती है 1900 में, और इस थ्योरी के वजह से मैक्स प्लैंक साहब को 1918 में क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज याद रखेंगे, ओके। अब ये थ्योरी और ये थ्योरी, चूंकि ये थ्योरी फेल हो चुकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसका आ चुका है? क्वांटम थ्योरी। तो मेनली क्या था फर्क, इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वांटम थ्योरी में कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये बोला जा रहा था कि जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में चल रही होती है, किस फॉर्म में आगे बढ़ती है? तो वेव के फॉर्म में। वेव के फॉर्म में एनर्जी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। जबकि क्वांटम थ्योरी में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वांटा, ये क्वांटम जो बना है वो क्वांटा से मिलके बना है। किससे? क्वांटा से। अब क्वांटा का मतलब होता है पार्टिकल, ठीक है ना। क्वांटा मतलब पार्टिकल, यानी एक्चुअल में इस थ्योरी का मतलब है, क्वांटम थ्योरी का मतलब है कि एक्चुअल में जो एनर्जी है वो एक्चुअल में पार्टिकल के फॉर्म में क्या करती है? पार्टिकल के फॉर्म में एनर्जी आगे बढ़ती है। एनर्जी किस फॉर्म में आगे बढ़ती है? पार्टिकल के फॉर्म में। और यहाँ पे स्पेशली क्वांटा को एक्चुअल में एक नाम दिया गया, पार्टिकल को एक स्पेशल नाम दिया गया फोटॉन, ठीक है ना। यानी एनर्जी जो होती है वो फोटॉन के फॉर्म में, मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टिकल ना बोल के यहाँ पे स्पेशल नाम दे दिया गया फोटॉन। फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है? आगे बढ़ती है, ओके। याद रखेंगे, यहाँ पे पार्टिकल नाम नहीं दिया गया, क्या बोला गया? फोटॉन। लेकिन मतलब क्या है इसका? पार्टिकल, ठीक है। तो पहले क्या था, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पहले न्यूटन साहब आते थे, और न्यूटन साहब की थी कार्पस्क्यूलर थ्योरी। कार्पस्क्यूलर थ्योरी न्यूटन साहब ने दिया था, ऊपर दिखाई दे रहा है। और न्यूटन साहब ने जो थ्योरी दी थी उसमें ये क्या था कि एक्चुअल में क्या है? पार्टिकल है। एक्चुअल में, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा ऊपर कर दूंगा। ऊपर क्या लिखा गया है? कार्पस्क्यूलर थ्योरी। किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। और यहाँ पे अगेन क्या बोला गया था? पार्टिकल है। कौन पार्टिकल है? जो एनर्जी है। यानी एनर्जी किस फॉर्म में चल रही होती है? यार देखो, यहाँ पे एनर्जी बोलो, पार्टिकल बोलो, लेकिन एक्चुअल में हम लोग लाइट की डीलिंग कर रहे हैं। किसको डील कर रहे हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट की। हम लोग किसका नेचर जान रहे हैं? लाइट का। तो पहले कार्पस्क्यूलर थ्योरी आती है, क्या बोलती है न्यूटन साहब की कार्पस्क्यूलर थ्योरी? कि जो लाइट जा रही है या आ रही है वो एक्चुअल में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। वो छोटे छोटे पार्टिकल है जो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर बाद में इसको गलत साबित कर दिया गया। फिर क्या आई थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जहां पे ये बोला गया था कि नहीं, लाइट जो है वेव के फॉर्म में एनर्जी को आगे ट्रांसपोर्ट करा रही है, ठीक है ना। और अगेन ये फेल हो जाता है, और क्वांटम थ्योरी आती है, अगेन पार्टिकल नेचर को क्या करती है? दिखा रही होती है। यानी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती है, पार्टिकल बिहेवियर दिखा रही होती है एनर्जी के, ठीक है। 1 मिनट पॉज कर दीजिएगा। सॉरी एमर्स, कोई अचानक से आ गया था क्लासरूम में, तो मजबूरी है कि रोकना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे रोकना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि इसको पार्टिकल ना बोल के आप क्या बोलोगे? फोटॉन। इसलिए पूरा खेल किस पे है? अब फोटॉन पे शिफ्ट हो चुका है। इनके कहने का मतलब है कि जो एनर्जी आप ऐसे 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 देख रहे थे, वो एनर्जी ऐसे ऐसे जा रही है। समझ आ रहा है? कैसे कैसे जा रही है? ऐसे। एनर्जी के बंडल्स बने हुए हैं, पैकेट बने हुए हैं। क्या है ये? एनर्जी के पैकेट। और इसी एनर्जी के पैकेट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोटॉन।
और ये जो एनर्जी के पैकेट हैं वो फिक्स अमाउंट लेके जा रहे हैं, यानी इनकी जो मतलब पैकेट की अगर क्वांटिटी देखी जाए तो जैसे अगर हम क्या लेंगे कि इस दुनिया से कहीं भी पार्ले जी का 5 वाला प्लास्टिक मतलब बिस्किट लेंगे, पार्ले जी आता है तो 5 रुपये का बिस्किट होता है, पार्ले जी का होता है ना, तो अगर वो 5 रुपये का बिस्कुट हम दुनिया के किसी भी कोने से लेंगे तो जो क्वांटिटी हमको यहाँ मिलेगी वही अमेरिका में भी मिलेगी, अगर मिल रही है तो ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगी, वही हर जगह मिलेगी, यानी क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो फोटोन होते हैं वो एनर्जी के पैकेट होते हैं जिनके अंदर फिक्स अमाउंट में क्या होती है, फिक्स अमाउंट में एनर्जी भरी होती है। इस बात को कभी मत भूलेंगे, ओके, कभी मत भूलिएगा, मतलब मत भूलिएगा, क्लियर। अच्छा नीचे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी मैं नीचे कर दे रहा हूँ मोबाइल को। फिलहाल में आप क्या करेंगे, इतना आप नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मेनली क्या है समझ में आ गया। अब सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि फोटोन क्या है, फोटोन को थोड़ा सा और समझेंगे। फोटोन तो अभी नॉर्मल समझा, एनर्जी का पैकेट है, इसके अंदर फिक्स अमाउंट में एनर्जी भरी हुई है, और जो हमारे लाइट्स होती है वो लाइट जो होती है वो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे करा रही है, तो फोटोन के फॉर्म में, ठीक है ना, एनर्जी भर के ऐसे भेज दे रही है, क्लियर, ठीक है। लेकिन ये बात प्रूफ कैसे हुई, तो होने के लिए यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट किए गए, 2 एक्सपेरिमेंट दिखाए गए। सबसे पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ध्यान से समझेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन मैक्स प्लांक की जो थ्योरी थी उन्होंने मतलब क्वांटम थ्योरी इस पे बेस्ड दिया था, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बदौलत दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये इनके द्वारा किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा किया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। और ये कब परफॉर्म किया गया था, तो ये किया गया था 1905 में, और 1905 में इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, और इसके लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो हम सबसे पहले फोटोन देखेंगे, कुछ बेसिक बातें समझेंगे, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे पहुंचेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे बारी बारी, और तब हमको फील आ जाएगा कि आखिर कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल हुई और कैसे ये बात सही है, ओके। तो सबसे पहले जान लें फोटोन को, क्योंकि बिना फोटोन को जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहली हेडिंग क्या मारोगे, फोटोन। पहले इतना नोट डाउन करना जो आउंज गाउंज लिखा गया है, नोट कर लो। चलिए फोटोन के बारे में समझते हैं। फोटोन, तो पहली चीज फोटोन, फोटोन तो इट इज द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट। ये क्या है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे क्या बोल सकते थे, पैकेट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसी को क्या बोलेंगे, फोटोन। पैकेट की जगह पे कई जगहों पे आपको बंडल्स भी नजर आएगा, ये बंडल्स है, ओके, बंडल्स पर भी वही बात होगी। अच्छा दूसरी बात, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से चलता है, लाइट की स्पीड से चलता है, वैसे फोटोन भी क्या करता है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, ओके। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक ईएम वेव, ईएम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फोटोन आल्सो travels with the speed of light, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह जो हमारा फोटोन है ये भी क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट की तरह ट्रैवल करता है। तीसरी बात, जैसे कि कई लोग जानते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल है, जान रहे होंगे मेनली क्या है, पार्टिकल है, तो इसके पास क्या होगा, मास होगा, इसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी, ये सब बातें बोली जा रही हैं। लेकिन देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में मासलेस होता है ये, ठीक है ना, ये इसके पास क्या नहीं होता है, मास नहीं होता। और मेनली जब ये रुका हो तब तो बिल्कुल भी मास नहीं होता, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है, इस बात को भूलिएगा मत। क्या मैंने बोला कि मैं मान तो रहा हूँ कि ये पार्टिकल है, बट ये पार्टिकल नहीं, ये एनर्जी का बंडल है, ओके, है पार्टिकल। नेचर कैसा है, पार्टिकल की तरह है, जैसे कैसे पार्टिकल जैसे मूव करता है वैसे ही मूव कर रहा है ये, समझिएगा मेरी बात को। लेकिन जब ये रेस्ट पे है, जब ये क्या है, रेस्ट पे है,
तब उस कंडीशन में इसके पास मास बिल्कुल नहीं है। मास तभी भी नहीं है जब ये मूव कर रहा है तो भी। पहले बस याद रखिएगा कि जब भी मैं फोटोन की बात करूं तो फोटोन के पास कोई मास नहीं है, फोटोन इज मासलेस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टिकल है बट मासलेस पार्टिकल है, ठीक है, मास नहीं है। क्लियर? क्लियर। ये एनर्जी का बंडल। पहले तो यहां से इसको लिख लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। दे हैव जीरो मास, दे हैव जीरो मास, जीरो मास। जीरो मास का मतलब, जीरो मास का मतलब मास, ठीक है। एंड आल्सो नो एनर्जी, नो एनर्जी व्हेन इट इज इन रेस्ट। जब रेस्ट में है ये तो कोई एनर्जी इनके पास नहीं है। एनर्जी तब होगी जब ये क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, तभी इनके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। तीसरी बात, तीसरी तो हो चुकी है, चौथी बात सुन लीजिए। चौथी बात ये है कि भाई अगर हम इनकी बात करें तो ये एक्चुअल में, जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या है, एनर्जी का आप जानते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या सीधा सीधा बात हम करें तो एनर्जी को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यस और नो? ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, यानी ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को। लेकिन ये जो फोटोन है, ये एक्चुअल में ये वाली बात नहीं है कि नहीं ये इनको क्रिएट नहीं किया जा सकता, इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एक्चुअल में ये क्रिएट और डिस्ट्रॉय होंगे। ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, ना कि एनर्जी है। एनर्जी को डिस्ट्रॉय और क्या किया जा सकता है, वैसे समझिए भाई, ना ही एनर्जी जो है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन फोटॉन्स को किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? बिकॉज फोटोन एनर्जी का बंडल है, इसके अंदर एनर्जी है, एनर्जी नहीं है फोटोन। फोटोन इज द बंडल्स ऑफ एनर्जी। लेकिन सर अगर कोई चीज लाइट के स्पीड से चले तो उसको तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो वो इसीलिए तो एनर्जी के फॉर्म में काम कर रहा है। इसका मास देखिए जीरो हो गया, क्यों हुआ? ये तो है ना, पूरी की पूरी एनर्जी का खेल हो चुका है। आपने बोला कि अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से चल रहा है तो उसके अंदर वो पूरा का पूरा किस में क्रिएट होना चाहिए, एनर्जी में। यार देखिए हम फोटोन की बात कर रहे हैं, ऐसे समझ लो ना कि फोटोन इज द कवरिंग। ये फोटोन क्या है, कवरिंग है। इस कवरिंग के अंदर मैंने पैकेट भर के क्या रख दिया है, एनर्जी रख दिया हुआ। अब ये एनर्जी को बस और बस केवल और केवल एक जगह पे समाहित करके लेके जा रहा है तो एनर्जी ही। लेकिन जानते हो ये डिस्ट्रॉय और क्रिएट कैसे होता है? जब पहले ये पकड़ेंगे तब समझ में आएगा। मेनली फोटोन उत्पन्न कब होगा, जब कहीं से लाइट एमिट करेगी। समझ पा रहे हो? और मान लो जैसे ऐसे मेरे पास कुछ है, किसी के पास मोबाइल है? नो, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ से देखो, ये थोड़ा बहुत जान है इसके अंदर, देखते हैं। देखो यहाँ से निकली लाइट, यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया तो लाइट निकली, सीधा रहो बेटा। हाँ, तो यहाँ से निकली, अब मैंने बंद कर दिया। अभी कोई एनर्जी जा रही है इधर से? नहीं। लेकिन जो ही मैंने इसको चालू किया, चालू करते ही यहाँ से क्या निकल रहा होगा? मैक्स प्लैंक के अनुसार यहाँ से एनर्जी के बंडल्स निकल रहे हैं, यानी फोटोन पैदा हो गया है ना। फिर फोटोन पैदा हो गया, अब मैंने बंद कर दिया, फोटोन खत्म। कहीं है एनर्जी? नहीं। तो फोटोन एब्जॉर्ब और एमिट पे डिपेंड करता है। समझ पा रहे हो? अगर एब्जॉर्ब हो गया तो खत्म हो गया फोटोन। एब्जॉर्ब मतलब मान लो यहाँ से निकला, सोख लिया, जैसे यहाँ से निकला, यहाँ से ट्रैवल करते करते इस मोबाइल की स्क्रीन पे आया, मोबाइल ने इस पूरे लाइट की एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। तो जो फोटोन थे वो सब के सब इधर चले गए, फोटोन खत्म हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आया? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जब ये कहेंगे कि सर लाइट की स्पीड से चल रही है तो ये एक्चुअल में एनर्जी है, लेकिन ये किस पे काम करेगी भैया? जब एमिट होगा और एब्जॉर्ब होगा। तो अगर हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन के हिसाब से तो ये है ना कि जब एमिट कराऊंगा, जब लाइट एमिट होगी तभी तो फोटोन निकलेंगे, है ना। अदरवाइज अगर किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया तो फोटोन तो खत्म हो गया ना भाई, एनर्जी तो उसके पास चली गई। अब फोटोन है कहीं पे? नहीं। तो उस कंडीशन में डिस्ट्रॉय क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या मेरी बात समझे? तो यहाँ पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे होंगे। ओके, समझ में आ रहा है? बस हम जो मैं ये समझाना चाहता था कि एक्चुअली एनर्जी के टर्म में हम ये बोलते हैं कि कोई चीज को हम एनर्जी जो है उसको ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। बट फोटोन नष्ट यानी डिस्ट्रॉय और क्रिएट होंगे। किस बेसिस पे काम कर रहेंगे सर? एब्जॉर्प्शन और एमिशन। ठीक है, फोटोन
can be created when light emit, but photon can be destroyed when light absorb। आया समझ में? तो इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये चार प्रमुख बातें हैं कि ये भैया फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी का पैकेट है। दूसरी बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह इसका भी जो स्पीड है लाइट की स्पीड से होता है, मतलब लाइट की स्पीड से ये भी चल रहा होता है। इसके पास मास जीरो होता है और कोई एनर्जी नहीं होती, रेस्ट में होते हैं। इसके साथ साथ इनको क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और एमिट के केस में। अच्छा फोटो लिख दिया हूँ मैं, ओके, यहाँ पे फोटोन, ओके। ये चार बातें आप नोट करेंगे, पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिए। अब जो फोटोन है, ये फोटोन निकला कहाँ से है? तो ये फोटोन पैदा हुआ रेडिएशन से, है ना। रेडिएशन से क्या पैदा हुआ है? फोटोन। वो क्या था? ये जो लाइट एमिट हुई है, यहाँ से निकली है, वो क्या है? इट इज अ रेडिएशन। इस रेडिएशन को पहले हम बोल रहे थे कि ये क्या बोलते हैं, जेम्स मैक्सवेल के अनुसार हम ये बोल रहे थे कि एक्चुअल में जो फोटोन है या जो एनर्जी है या जो ये रेडिएशन है वो किस फॉर्म में चल रहा होता है? वेव के फॉर्म में चल रहा होता है। लेकिन अभी हम जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी देख रहे हैं तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल में जो रेडिएशन है वो किस फॉर्मेट में ट्रेवल कर रहा है? फोटोन के फॉर्म में। देखिए हम लाइट को ही बोल रहे हैं रेडिएशन, तो ज़्यादा सोचिएगा मत इसको लेके। अभी तक मैंने रेडिएशन नहीं यूज किया, नहीं पिछले क्लास में मैंने भर के रेडिएशन यूज किया है, ठीक है ना। अभी ज़रूरत आ गई अगेन तो मैं अगेन इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम बोल रहे थे कि वेव के फॉर्म में, अभी बोल रहे हैं फोटोन के फॉर्म में। मेनली जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन की अगर मैं एनर्जी निकालूं या इनडायरेक्टली बोलूं कि जो फोटोन जाएगा बेचारा, उस फोटोन के अंदर जो एनर्जी होगी, मतलब रेडिएशन से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। तो ये जो एनर्जी होगी, ये मेरे द्वारा नहीं, मैक्स प्लैंक के द्वारा, यानी जो एनर्जी निकली है वो कैसी होगी? तो मेनली अगर हम इस रेडिएशन की एनर्जी देखें तो वो एनर्जी जो होगी एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। F को हम एक और तरीका देखते हैं, ये ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, समझ पा रहे हैं? हल्का सा ऐसे, इसको बोलते हैं न्यू। हल्का सा भी को थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये ऐसे है भी तो ऐसे थोड़ा सा कर दीजिए, ओके। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी मिलेगा। तो मैं एक्चुअल में F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप समझ लेना, ओके। कहीं पे आएगा तो टेंशन मत लेना, ओके, बिल्कुल। मतलब ऐसे भी थोड़ा सा झुका हुआ होगा तो आप समझ लीजिएगा फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये बोला गया कि E इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। रेडिएशन की वेवलेंथ की क्या होगी? एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल। और एक बात और बोली गई कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। वेव नंबर का रिप्रेजेंटेशन ये है। पहले लिख दूँ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लिख सकता हूँ DP, समझ लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पहली बात यहाँ पे लिखूंगा मैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। और यहाँ पे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा के इधर कर लेता हूँ ताकि मैं कुछ और बता पाऊँ। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मैंने बोला फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। यह है, मेरे ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट क्या होगा सर? एक्चुअल में ये कांस्टेंट होगा मैक्स प्लैंक कांस्टेंट या प्लैंक कांस्टेंट, यानी यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा, HF, यानी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? HF। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे ये हटेगा, यहाँ पे अगेन क्या आएगा? प्लैंक कांस्टेंट, और इसके साथ साथ C कांस्टेंट। C क्या है? रेट ऑफ स्पीड।
सॉरी स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी अपॉन लेमडा। तो ये हो गया E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा एंड आल्सो E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेव नंबर है तो अगेन E इज इक्वल टू V नॉट। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा। V पे बार इसको बोलते हैं मेनली फ्रीक्वेंसी के टर्म में, सॉरी वेव नंबर को, ठीक है। तो V पे आप लाइन ड्रॉ कर दो तो भी इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वेव नंबर। ये क्या है, वेव नंबर, वेव नंबर, ठीक है। ये तीन आपको नजर आए, ये तीनों के तीनों ये बता रहे होंगे कि जो रेडिएशन है वो रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, ठीक है। और रेडिएशन की जो एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रही होगी, तो तीन लोगों पे डिपेंड कर रही होगी, फ्रीक्वेंसी, लेमडा और मतलब वेवलेंथ और वेव नंबर पे, ठीक है। यानी जितना ज्यादा वेव नंबर होंगी, वेव नंबर आपको पता है, वेव नंबर पहले समझो ध्यान से। वेव नंबर मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार और बता देता हूँ, है ना। वेव नंबर मैंने बताया है, तो आपको करना क्या कि आप जानते हो कि अगर ये वेव है तो ये वेव का क्या है, क्रेस्ट है, और ये बॉटम पॉइंट क्या होता है, ट्रफ होता है ना। अब जब भी उठेगी तो सबसे ज्यादा ऊपर जहां तक उठेगी उस पॉइंट को हम क्रेस्ट बोलेंगे, और जब गिरेगी तो जब सबसे निचला बिंदु का जहां तक वो गिरी है, ठीक है ना, उसको ट्रफ बोलेंगे। तो वेव नंबर का मतलब एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक, या एक क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट के बीच की जो लेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं, यानी वेव लेंथ बोलते हैं। और इसको एक वेव बोलेंगे। एक यहाँ ये क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट से लेके इस क्रेस्ट तक ये क्या कहलाएगी, एक वेव कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही इस ट्रफ से लेके इस ट्रफ से लेके इस ट्रफ तक ये दूसरी वेव कहलाएगी। समझ में आ रहा है। तो जितनी ज्यादा वेव जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी जाएगी। कहने का मतलब समझिए, जितना ज्यादा वेव जा रही है उतना ज्यादा एनर्जी जा रही है, यानी उतना ज्यादा एनर्जी निकल रही है रेडिएशन। पहली बात। दूसरी बात, ये क्या बोल रहा है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पता होगा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी वेव गई है, ठीक है ना। एक सेकंड के अंदर कितनी वेव निकली हैं, जितनी निकलेंगी वही फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो मान लेता हूं कि एक सेकंड के अंदर 5 वेव निकल गई। कितनी वेव निकल गई, 5 वेव निकली हैं। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उस वेव की, 5 हर्ट्ज। मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, 5 हर्ट्ज बोलते हैं इसको, 5 हर्ट्ज। मतलब क्या समझे, ये वाला ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा मतलब वेव किस में निकलेंगे, एक सेकंड में, वही क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब बहुत ज्यादा, यानी एक सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा वेव जा रही होंगी ना, है ना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला यहाँ पे, मैंने बोला कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी वेव निकल रही है, एक सेकंड में कितनी वेव जा रही है। अगर जिनको नहीं पता हो तो जाके देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी वाला वीडियो। फ्रीक्वेंसी मतलब यही होता है कि कितनी वेव निकल रही है। एक वेव का मतलब एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक एक वेव मानी जाएगी, या एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक दूसरे एक वेव मानी जाएगी। तो अगर मान लो, ऐसे देख लो भाई, थोड़ा सा समझा ही देते हैं, ठीक है ना। सपोज कर लो ऐसे 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 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना समय लगा है, 1 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा है, 1 सेकेंड, ओके। अरे हाँ ना बोलो, ऐसे ले लिया, ओके। कितनी वेव गई है पहले गिनो तो। यहाँ पे देखो, ये वाला एक पॉइंट है, तो फिर यहाँ पे एक खत्म हो गया। देखो यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आके खत्म हो गया। कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स भी क्या कहलाते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट से लेके दूसरे एक पॉइंट से लेके दूसरे कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाता है। तो ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट माना ए, तो ये ए यहाँ पे आके खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी दूसरी वेव स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक वेव हो गई, यहाँ से फिर देखा जाए तो ये दूसरी वेव हो गई, यहाँ से फिर तीसरी वेव हो गई, यहाँ से फिर आधा हो गई। दैट मीन्स इसको मिटा दो ना, सीधा सीधा इतना ही लेते हैं। कितनी वेव गई है बाबू, 3। एक तो यहाँ पे है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 1, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3। कितनी वेव गई है, 3। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इस वेव की, 3 हर्ट्ज, एंड 3 हर्ट्ज। क्लियर है। और अगर मान लो, सपोज कर लो, सपोज कर लो कि ये 1 सेकंड के अंदर जाने वाली वेव है। ये कितनी सेकंड में गई है, 2 सेकंड में। ये इतनी सारी वेव जो गई है कितना समय ले लिया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ए से लेके बी तक पहुंचने में कितना समय ले ली, 2 सेकंड। तो पहले देखो कितनी वेव है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वेव है ना। 1 सेकंड में कितनी गई होगी तब, 2 सेकंड में 2 जानी, तो 1 सेकंड में 1। तो इसका मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है,
इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 हर्ट्ज है। यस और नो? अब थोड़ा सा यहाँ से फील कर सकते हो कि देखो जितना ज़्यादा ये क्या होंगी कंडेंस्ड होंगी, जितना ज़्यादा छोटी होंगी, जितना ज़्यादा छोटी होंगी यानी जितना नज़दीक होंगी उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, यानी उतना ज़्यादा 1 सेकंड में वेव जा रही होंगी, यानी जितना नज़दीक होंगी यानी जितना लेमडा छोटा होगा। देखो लेमडा क्या बता रहा है डिस्टेंस, तो जितना डिस्टेंस कम रहेगा यानी वेवलेंथ जितना कम रहेगी उतना ज़्यादा क्या रहेगी। ये हम लोगों ने चर्चा की है पिछले क्लासेस में कि जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम फ्रीक्वेंसी, या जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम वेवलेंथ। इन लंबाई वेव की क्या रहेगी छोटी, तो जितना छोटी लंबाई रहेगी एक वेव की उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है ना, फैला हुआ है, दैट मीन्स वेवलेंथ क्या है ज़्यादा है। वेवलेंथ अगर बढ़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम। ठीक है, इस बात को ओके। तो वही बात बोली जा रही भैया कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी उतना ज़्यादा वेव होंगी, यानी वेव नंबर भी क्या होगा तब ज़्यादा होगा ना। वेव नंबर क्या है ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेव नंबर ज़्यादा। क्लियर है? ठीक, तो जितना ज़्यादा वेव जाएंगी या जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो 100% लेमडा क्या होगी कम होगी, यानी जितना बड़ा वेवलेंथ यानी एक वेव फैल के चलेगी उतना ही कम उसके पास क्या होगी एनर्जी होगी। और ये तो हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। रेड के पास एनर्जी क्या होती है कम। अगर आप ध्यान से देखें विजिबल वाले में हमारे पास है वायलेट से स्टार्ट होता है रेड तक जाता है, तो रेड की वेवलेंथ क्या होती है ज़्यादा। याद होगा आपको वायलेट का कितना होता है, वायलेट का स्टार्ट कहाँ से होता है 400 नैनोमीटर से, है ना, 400 नैनोमीटर से। और रेड का कहाँ पे होता है, रेड का होता है 700 नैनोमीटर। इतने से इतने के बीच में हम देख पाते हैं, 400 से 700 के बीच में ही देख पाते हैं। 400 से कम हो गया तो भी नहीं देख पाएंगे, 700 से ज़्यादा हो गया तो भी नहीं देख पाएंगे। तो रेड वाले का क्या है ज़्यादा है, तो रेड वाले के पास एनर्जी क्या होती है एनर्जी कम। और जबकि वायलेट का देखिए वेवलेंथ क्या है छोटा है तो इसके पास एनर्जी क्या होगी ज़्यादा। हाँ या ना, क्लियर है? इसके पास एनर्जी क्या होती है तो मैंने बताया है। ठीक है, वही बात है, जिसका जितना लंबाई ज़्यादा यानी जिस वेव की लंबाई ज़्यादा उसके पास एनर्जी उतनी ही कम। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी मतलब जितना छोटी रहेंगी वो, ऐसे समझ लो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके पास एनर्जी कम, क्योंकि वेवलेंथ कम तो एनर्जी क्या होगी ज़्यादा। क्लियर है ना? अब तो आप देख पा रहे हो ये h क्या है, व्हाट इज h, प्लैंक कांस्टेंट। तो इसकी अपनी एक वैल्यू होगी, अपनी एक वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो इस h की वैल्यू कितनी है, तो h इज द प्लैंक कांस्टेंट। मैं लिख दूं यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा छोटे से में। h क्या है, h है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 6.63 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻37 37 कह रहा हूँ 34 जूल पर सेकेंड होती है, ये भूलिएगा मत, जूल पर। और सी को तो आप सभी लोग जानते हो, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, की वैल्यू इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्या कोई दुविधा नहीं? यहाँ से ये समझ में आ गया एनर्जी है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनल है लैम्डा। ठीक है, क्या कोई दुविधा? तो फोटोन क्या समझ में आ गया, इस फोटोन के अंदर एनर्जी क्या होगी पता चल जाएगा, समझ में आ रहा है? अब मैं एक लास्ट बता कि मेनली क्या था कि पहले वेव केवल बोला जाता था, अभी क्या बोला जा रहा है कि ये जो फोटोन है इस तरीके से मूव कर रहे होंगे, यानी रेडिएशन जा तो ऐसी रही है लेकिन किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, ऐसे जा रही है ये रेडिएशन की कहानी। तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, इनको आप पहले याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, क्योंकि जब तक आप वो एक्सपेरिमेंट नहीं समझेंगे मजा आएगा नहीं। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये तो बेसिक्स थे अभी फोटोन के बारे में। ओके, ठीक है, इसको इतना नोट डाउन करके मिलेंगे नेक्स्ट।